एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि एक सूबे से माल गनीमत को लूट रहा है और दूसरे सूबे में आकर वो बना हुआ है और बांट रहा है। यानी ये वो कौन सा हमारा डाकू था जो डाके डालता था एक जगह और फिर गरीबों में बांटता था दूसरी जगह, और ये भी गरीबों में बांट रहा है क्योंकि बहुत गरीब है हमारे बेचारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं। उनको जनाब आप पैसे पकड़ाएं, कोरोना से मर रहे हैं, उस पर ऑक्सीजन लगी हुई है, वो उठकर फ़ौरन खड़े हो जाएंगे और जाके असेंबली में बैठ जाएंगे ताकि सबको लग जाए ये चीज़। वो ये चाह रहा है कि ये नवाज शरीफ का मैं जो आखिरी बीबी है ना वो भी किसी तरह से निकाल दूँ यहाँ से, पंजाब से। कभी आपको ख़ुद कोई डैमेज नहीं कर सकता जब तक आप अपने असूलों से इनहराफ ना करें। अब कैसे पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे शख्स को जो कि वज़ीर आला नहीं है, जिसके पास नंबर्स पूरे नहीं है, अब कैसे लाकर उसको बैठा सकते हैं वहाँ पर? कहाँ की जमहूरियत है? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन इकराम, कल पंजाब असेंबली में एक तारीख रकम हुई है। ये डेमोक्रेसी कहें या हिपोक्रेसी। मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के चेयरमैन जनाब एजाज़ुल हक साहब। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनके ख़यालात क्या हैं कल के डेमोक्रेसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है। आपने हिपोक्रेसी कहा ना, मैं डेमोक्रेसी का, क्योंकि देर वो कहते हैं ना कंडेम करना या उसको करना, ये कर रहे हैं। जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि हमजा शहबाज को इंटरम वज़ीर आला बनना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये भी मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक शख्स के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और आप उसे कह रहे हैं कि आप कंटिन्यू करें जनाब 17 जुलाई तक, और जब इलेक्शन हो जाएगा आप 22 तारीख को जो है वो फिर उसके बाद इलेक्शन करवाने के बाद आप चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा वो बन जाएगा। अब कैसे पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसे शख्स को जो कि वज़ीर आला नहीं है, जिसके पास नंबर्स पूरे नहीं है, अब कैसे लाकर उसको बैठा सकते हैं वहाँ पर? ये कहाँ की जमहूरियत है? पहली बात तो ये। ठीक है। देखिए, जिस दिन कासिम सूरी ने दिया था ना, उस दिन ही उसने किसी बेसिस पे दिया था। उसने इस बेसिस पे दिया था आर्टिकल 5 को कोट करके कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और बैरूनी मुदाखलत की वजह से हमें चाहिए कि हम पहले इस साजिश को बेनकाब करें और उसके बाद देखें आगे किस तरह चलना है। और अगर 2 दिन 4 दिन सुप्रीम कोर्ट ले लेता, एक GIT बना के उसकी इंक्वायरी कर लेता, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए था। और बाद में उन्होंने एक फ़ैसला दिया। कल जो हुआ है वो चौधरी शुजात साहब और आसिफ अली जरदारी। अब आसिफ अली जरदारी को देखें यार, एक ऐसा पॉलिटिशियन जो कि एक सूबे से माल गनीमत को लूट रहा है और दूसरे सूबे में आकर वो बना हुआ है और बांट रहा है। यानी ये वो कौन सा हमारा डाकू था जो डाके डालता था एक जगह और फिर गरीबों में बांटता था दूसरी जगह, और ये भी गरीबों में बांट रहा है क्योंकि बहुत गरीब है हमारे बेचारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं। उनको जनाब आप पैसे पकड़ाएं, कोरोना से मर रहे हैं, उस पर ऑक्सीजन लगी हुई है, वो उठकर फ़ौरन खड़े हो जाएंगे और जाके असेंबली में बैठ जाएंगे ताकि सबको लग जाए ये चीज़। दूसरा, बाहर लोगों को भिजवाया जा रहा है। सारी दुनिया ये देख रही है, अदारे ये देख रहे हैं, और ख़ामोशी किस चीज़ की है कि जी हम जमहूरियत के नाम पर मुल्क को कैसे लूटें, जमहूरियत के नाम पर हम अपना खाया पिया कैसे हज़म करें। सबसे बड़ी बात ये देखें, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी फ़ैसला करती है, माजी के अंदर ये था, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम ने इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की हैं और मेरे ख्याल में ये भी उसी के अंदर तब्दीली होगी कि अगर टोटल नंबर्स का जो आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी का है 51% अगर एक तरफ खड़े हो जाएं, वो मनी बिल के ख़िलाफ़ भी वोट डाल सकते हैं पार्टी के अगेंस्ट, वो अदम एतमाद में भी पार्टी को सपोर्ट ना करें, वो किसी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है उसके अंदर भी वो ना करें, तो कोई पूछ नहीं सकता था उनको। हो सकता है इन्होंने तब्दील कर दी हो, लेकिन ये है कि जनाब अगर चले यहाँ तो 51% नहीं था, यहाँ तो 100% था। अब 100% को सुप्रीम कोर्ट या कोई और अदालत कैसे रद्द कर सकती है? पहली बात ये है। दूसरी बात है कि जब तक ऐसे लोगों को जो जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ा रहे सजाएं ना दी जाए। अब जिनको जेलों में होना चाहिए था उनको आपने हुकूमत में बैठा दिया, जिनको हुकूमत में होना चाहिए था उनको आपने निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। अब देखें, जो 17 जुलाई को इलेक्शंस हुए मेरे नज़दीक बहुत साफ और शफाफ हुए। बिल्कुल।
इससे पहले हमारे इदारों के ख़िलाफ़ जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, जो हिंदुस्तान का भी मीडिया ऐसी बकवास नहीं कर सकता जैसी कि पहले लोग कर रहे इस किस्म की ज़ुबान की गई। लेकिन 17 जुलाई को एक इत्मीनान बहाल हुआ, ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बग़ैर किसी प्रेशर के, मतलब मैं कंटेम्प्ट वाली बात कर रहा हूँ, बग़ैर किसी प्रेशर के एक वो फ़ैसला कर दिया जो कि एक आइनी और कानून के मुताबिक है, तो फिर न्यूट्रल्स का ग्राफ जो है वो एकदम आसमान पे जाएगा। लेकिन मैं ये साथ एक बात कहता हूँ कि आप न्यूट्रल रह रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी है इस बात। हज करने के बाद सब न्यूट्रल ज़्यादा अच्छे हो गए, पहले से शुरू हो गया था मामला। हाँ, ये उन्होंने सोच लिया था कि भाई हम इस गंद में क्यों पड़े, क्योंकि एक इनकॉम्पिटेंट जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हुकूमत की सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जिसके आने के बाद जगह जगह भीख मांगी गई। आप सऊदी अरेबिया गए, आप तुर्की गए, आप यूएई गए, आप चाइना गए, सब ने आपको धुतकार दिया, खाली हाथ भेज दिया ना। आईएमएफ ने कंडीशंस क्या लगाई हैं? आज तक कभी आईएमएफ की कंडीशन ऐसी लगी है कि जी फलां मुल्क जब तक आपको पैसे नहीं देगा हम आपको पैसे नहीं दे सकते। इसलिए मौजूदा सूरत हाल में फौरी तौर पर मैं समझता हूँ इस हुकूमत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसकी जगह एक इंटरम टेक्नोक्रेट्स की, एक्सपर्ट्स की हुकूमत लेकर आएँ, मुल्क की मईशत को सही उस पर डालें, डगर पर डालें। हालत इस वक्त ये है कि आपकी इम्पोर्ट्स नहीं हो रही। डॉलर 230 रुपये पे पहुंच गए, 30 पे पहुंच गए, मिल नहीं रहा। मेरे दोस्त ने जब डॉलर 200 पौने 12 रुपये पे था तो अपनी बेटी को वायर करने थे एक अच्छी उसके थ्रू, एक कंपनी के थ्रू जिसके ऑथेंटिक भी है और इंटरनेशनल है। उन्होंने कहा 227 रुपये देंगे तो आपके पैसे जाएंगे। 227 रुपये देकर उसने पैसे भिजवाए। फिर क्या हुआ कि 218, 222, 226, 230, लेकिन डॉलर अवेलेबल नहीं है। तजुर्बाकार टीम आई थी, मैं आपकी एलसीसी नहीं खोल रहे, टोटली गैर तजुर्बाकार टीम। देखें भाई, 2 तारीख एक सीरीज के साथ बैठा हुआ था जी, और आप पंजाब को कंट्रोल कर रहे थे। अगर बाप भी यहाँ अभी भी शहबाज शरीफ 2 तारीख एक सीरीज के साथ बैठे होते और हर किसी को डंडा देते, वहाँ पे पंजाब में ये हो रहा था, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए, इधर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए, उधर वो देख रहे हैं जी किसी ब्यूरोक्रेट ने मेरी मर्जी से इधर से उधर हुआ, जो मैं कहूँगा वो तुमने करना है क्योंकि मैं बादशाह हूँ। और उसको क्या किया, ओएसडी बना दिया। अब ओएसडी बनाते थे तो किसी के पास ये चांस होता था कि आप मरकज़ में चले जाएं, पर उनके पास ये भी नहीं होता था। सारे ब्यूरोक्रेट्स को पता लग गया यार कि ये तो अभी मुसीबत है कि या घर जाएं या यहाँ काम करें। तो मजबूरन उनको ये करना पड़ा कि भाई वो सारे गलत है, कमात भी मानने पड़े। तो वाह वाह जी, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी है। ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी, वही याद। अच्छा सर, कल पे बात करते हैं। आप नहीं समझते 2 भाइयों को, 2 कज़न को आपस में लड़ा दिया गया और एक की सियासत हमेशा के लिए मदफन कर दी गई। देखें, लाला असद था जी, लाला असद का नाम नहीं सुना होगा आपने। लाला असद ने जो है वो चौधरी ज़हूरुल्लाह का कत्ल किया, ये 85-87 की जगह शहीद किया। वो पकड़ा गया, उसने कहा मैं पीपल्स पार्टी और मेरा जुल्फ़िकार से ताल्लुक़ है। चौधरी शुजात वगैरह ने, इनके वालिद साहब ने, वो कहना तो नहीं चाहिए ये कि जब भुट्टो साहब को फांसी लगी तो वो कलम उन्होंने सबसे पहले लिया कि जिससे दस्तखत हुए थे वो कलम मुझे दें। ये तो इनका हाल था। जिस दिन ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना जाकर और अपने वालिद के कातिलों से इन्होंने हाथ मिलाया, उस वक्त चौधरी शुजात में परवेज़ थोड़ा सा हावी था क्योंकि 5 साल वहाँ पे वज़ीर आला रहे थे। तो चौधरी शुजात तो इंटीरियर मिनिस्टर और इधर उधर फिरते रहे, वज़ीर आज़म बने 2-3 महीने के लिए। उस दिन मैंने कह दिया था कि इनकी पॉलिटिक्स का जनाजा निकलने वाला है। जब आप अपने असूलों पे नहीं खड़े होते, अपने प्रिंसिपल्स पे नहीं खड़े होते। जिस दिन नवाज शरीफ ने बेनज़ीर से हाथ मिलाया था, उस दिन मैंने ये कह दिया था कि अब नवाज शरीफ की सियासत जो है वो ख़त्म हो रही है। और वही हुआ, क्योंकि असूलों को छोड़ के आपने अपने मफाद के लिए जब अपना हाथ बढ़ाया तो फिर आपके क्या रह गया। उसको जो गालियां दे रहे थे ये शहबाज शरीफ जो है, मैं घसीट दूंगा, मैं ये कर दूंगा, माइक तोड़ है, मतलब तकरीरें करते हुए कि मैं पेट चाक करूंगा, अपने पेट में पता नहीं कितना भरा हुआ है, दूसरों का पेट चाक करके निकालूंगा। और फिर हुआ क्या
कि उसी पेट चाक करते करते उसको अपना बाप बना लिया दोबारा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था मैं घसीटूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपने सर समझते आपकी इर्तिकाई नज़र कहाँ जाती है कि नून लीग को हमेशा के लिए, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया गया सिवाय एक सूबे के सिंध में, इसी तरह पंजाब से भी नून लीग को ख़त्म किया जा रहा है? जरदारी साहब की ये सियासत है। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। जरदारी साहब की ख्वाहिश तो है, उसकी तो ये एक ड्रीम है। आजकल वो मिन्नतें कर रहा है कि मुझे पंजाब में बंदे दो, पैसों की फिक्र ना करो। अच्छा, इतने पैसे हैं? हाँ, वो कहता है पैसे मुझसे बताओ, 5 अरब 10 अरब जितना पैसा लगाना है मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे आप पंजाब में बंदे दें। आपका क्या ख्याल है कि ये जो इनका मुआहदा हुआ है, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, वो किसके कंधे पे रख के बंदूक चलाई थी? नवाज शरीफ की। उधर से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया लंदन में, उधर बेनज़ीर अबू धाबी पहुँच के तो हाथ मिला लिया अपना मुशर्रफ के साथ। अब इसमें भी यही हुआ है कि उधर से हुकूमत बनवाई, इमरान खान को उठवाया। ये जरदारी साहब ये जो कह रहे थे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। एक तो ये भी मुझे समझ नहीं आती कि आपको ये नहीं पता यार कि आपकी क्या हद है, आपका मतलब कौन सी लकीर है, जब कोई क्रॉस करे तो आपने उसको स्नब करना है या पकड़ना है। क्योंकि जिस तरह से इसने बुरा भला कहा था और फ़ौज के बारे में जो बातें की थी, मैं तो नहीं दोहराना चाहता यहाँ पे, या जिस तरह नवाज शरीफ ने की थी, वो लाइन जब क्रॉस होगी तो उसके बाद फिर आप देख लें अभी फ्री फॉर ऑल है, जिसका दिल करता है जो बैठ के कह देता है वो। तो अभी जरदारी को चैन अभी भी नहीं आया। दो चीज़ें वो चाहता है, एक तो वो चाहता है मैं किसी तरह से सदर बन जाऊँ दोबारा। वो सिर्फ ये कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट को कि मुझे सिर्फ नॉमिनेट करवा दो, बंदे मैं खुद ही ख़रीद लूँगा, इनको मैं हटवा दूँगा। दूसरा जो है वो ये चाह रहा है कि ये नवाज शरीफ का मैं जो आखिरी बीबी है ना, वो भी किसी तरह से निकाल दूँ यहाँ से, पंजाब से। कभी आपको ख़ुद कोई डैमेज नहीं कर सकता जब तक आप अपने असूलों से इनहराफ ना करें, चाहे वो सियासत है, चाहे वो इबादत है, चाहे वो आपकी नौकरी है, जो भी है। जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया उसी दिन आपका समझ लें कि डाउनफॉल शुरू हो गया। सियासत में इस वक्त आप क्या समझते हैं, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान, इन दोनों में से चोटी का खिलाड़ी कौन सा है? कोई भी चोटी का खिलाड़ी नहीं है सर, छाए हुए हैं। कल भी वो मौलाना साहब ने बड़ी गर्म मजाज उन्होंने बातें की हैं। ये छाना छाना नहीं है भाई। जब इंसान की अपनी इज्जत ही नहीं रह जाए तो फिर उसने जो मर्जी करता रहे। वो ये कौन सा छाना है कि मैं ज़मीन गर्म कर दूंगा और इसके ऊपर पाँव नहीं रख सकोगे, और वासिफ जरदारी जाके चौधरी शुजात को हाँ जी बोलो जी क्या करना है जी, फिर कहीं से फ़ोन करवाया, कभी कुछ करवाया, कभी ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों के अंदर इनकी इज़्ज़त नहीं है, घरों से नहीं निकल सकते, मस्जिदों में जुमा नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, ये अपने फैमिली के साथ जाके कहीं किसी होटल में खाना नहीं खा सकते। इनकी क्या इज़्ज़त है? सर, पिछले दिनों आपकी मीटिंग हुई थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, क्या बातें हुई थी सर? सारी अच्छी बातें हुई थी। मतलब उन्हें मैंने मतलब जहाँ मैं समझता था। आपको भी कोई ग्रीन सिग्नल तो नहीं मिला? नहीं, कोई ग्रीन सिग्नल की बात नहीं होती। बात यह है कि इंसान को ये सोचना चाहिए। पहली बात तो ये मैं आपको बताऊँ ना कि मेरा अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। जब इंसान इससे बालातर हो जाए ना, फिर उसको कोई परवाह नहीं रहती। मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैंने बनूँ, MPA बनूँ, मुझे कोई वजारत मिल जाए, मुझे ये बना दें, मुझे वो बना दें। इसलिए मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र है। अगर मैं समझ रहा हूँ कि मेरे मुल्क को नुकसान हो रहा है तो मैं फिर किसी की परवाह मुझे नहीं है। जो भी कर रहा होगा मैं निशानदेही ज़रूर करूँगा। सर, आप भी और इमरान खान साहब भी तकरीबन हम उम्र ही हैं, राउंड अबाउट। खान साहब को कोई मशवरा देना चाहें? खान साहब को क्या मशवरा देना? खान साहब ठीक कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी टीम को सही करें, थोड़ा सा कोई प्रोग्राम बनाएं। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी आगे जो होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी जल्दी किसी को कोई कम बैक मिला हो इतनी जल्दी, यानी कि कभी ऐसा नहीं हुआ। 1993 में एक दफ़ा हुआ था जब, लेकिन फिर भी उसमें क्या हुआ कि जो गरूर और तकब्बर था उसकी वजह पूरी असम्बली जो है उसको घर जाना पड़ा। बहाल होने के बावजूद सदर और वज़ीर आज़म दोनों को घर जाना पड़ा, और लेकिन फिर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इनको आजमाने के लिए एक मरतबा फिर 2 तिहाई अक्सरियत दी। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आने वाले वक्त में क्या होगा? आने वाले वक्त में अगर आज इलेक्शंस अनाउंस हो जाते ना तो लाहौर से तो इनका जनाजा निकल चुका है। 4 में से 3 सीटें चली गई हैं। पूरे पंजाब में इनका यही असर होगा।
KPK में ये नहीं है, बलूचिस्तान में ये नहीं है, सिंध में ये नहीं है। ये पंजाब है जो हर एक को इज्जत भी देता है और जलील भी करता है। मीन के इनके जिल्लत का टाइम शुरू हो चुका है। टाइम तो मैं जिल्लत तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इनको अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। वापस आए नवाज शरीफ पाकिस्तान में, वहाँ बैठ कर क्या आज क्या जी मुल्क का अटर्नी जनरल मशावरत के लिए पंजाब असम्बली की लंदन तशरीफ ले जाओ। वो बीमार हैं। अल्लाह करे कि उनको अल्लाह ताला सेहत दे, मैं दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।